नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नया अध्याय जिसका नाम है प्रमुख लेखक तथा उनकी रचनाएं। जी हाँ, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय होने वाला है क्योंकि इसके अंतर्गत दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, सरकारी परीक्षाओं में दो तरीके से इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं, यानी कि पुस्तकों के बारे में और उसके लेखकों के बारे में, तथा हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों की परीक्षाओं के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज हम 25 प्रश्नों को हल करेंगे और फिर अगले भाग में और हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम केवल 25 प्रश्नों को हल करेंगे क्योंकि हम केवल ये नहीं जानेंगे कि इसके रचनाकार कौन है, बल्कि ये भी जानेंगे कि यह जो कृति है आखिर उसमें दिया क्या गया है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का प्रश्न संख्या 1 है, बुद्ध चरितम के रचनाकार कौन है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि अशोघोष। जी हाँ, इसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध के गर्भाधान से लेकर उनकी ज्ञान प्राप्ति के जीवन को दर्शाया गया है। बुद्ध चरित्रम जो है वह अशोघोष द्वारा लिखा गया है और इसमें मुख्य रूप से उनके जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से वह ज्ञान प्राप्त करते हैं, इन सभी चीज़ों का विवरण इस पुस्तक में हमें मिल जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमरकोश के रचयिता कौन है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा अमर सिंह। जी हाँ, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, अमरकोश यानी कि अमर सिंह। अमरकोश जो है वह संस्कृत शब्दों का कोश है जिसके माध्यम से पुरानी ग्रंथों को समझने में आसानी होती थी। जी हाँ, अमरकोश जो है वह संस्कृत शब्दों का एक प्रकार से डिक्शनरी कहा जा सकता है, जिसमें उन महत्वपूर्ण शब्दों का मतलब दिया होता है जो पुरानी ग्रंथों में होते हैं। तो कोई भी, जैसे कि आप पुराने ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं या फिर उसे समझने का प्रयास करना चाहते हैं, तो आप अमरकोश के माध्यम से उन चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसकी कृति है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा अबुल फजल। जी हाँ, आईने अकबरी जो है वह अबुल फजल की रचना है। आईने अकबरी का अर्थ है अकबर के संस्थान। इस पुस्तक में अकबर के दरबार तथा उसके प्रशासन के बारे में बताया गया है और इस पुस्तक की जो भाषा है वह फारसी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि अल बरूनी। जी हाँ, किताबुल हिंद जो है वह अरबी भाषा में लिखी गई है और यह एक बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है। इसमें भारत के धर्म, इसकी संस्कृति, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज आदि को दर्शाया गया है। जब किताबुल हिंद के लेखक यानी कि अल बरूनी भारत आते हैं तो वो जब यहाँ की चीज़ों को देखते हैं, यहाँ की संस्कृति को देखते हैं, यहाँ के धर्म को देखते हैं, रीति रिवाजों को, परंपराओं को और त्योहारों को देखते हैं कि किस तरह से मनाया जाता है, तो इन सभी चीज़ों का जिक्र इन्होंने अपनी किताब किताबुल हिंद में की। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, कागज़ से कैनवास किसकी कृति है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा अमृता प्रीतम। जी हाँ, अमृता प्रीतम एक बहुत ही फेमस राइटर हैं और पंजाबी राइटर हैं और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कागज़ ते कैनवास जो है वह पंजाबी भाषा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है। इसी काव्य संग्रह के लिए 1981 में अमृता प्रीतम जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, ये बहुत ही प्यारा लिखती हैं और आजकल जो गानों में यूज होता है, खासकर पंजाबी गानों में प्रेम की चीज़ें, वो अक्सर इन्हीं के कविताओं से ही ली जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कादंबरी किसके द्वारा रचित कृति है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बाण भट्ट। जी हाँ, कादंबरी जो है वह संस्कृत में लिखी गई एक महान उपन्यास है। इसमें चंद्रपीड़ तथा पुंडरीक के 3 जन्मों का उल्लेख किया गया है। जी हाँ, कादंबरी संस्कृत में लिखी गई एक महान उपन्यास है जिसमें चंद्रपीड़ तथा पुंडरीक के 3 जन्मों का उल्लेख मिलता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, कन्फेडरेशन विथ पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा B.M. कौल। जी हाँ, इनका पूरा नाम जो है वह बृजमोहन कौल है, जो कि भारतीय सेना में जनरल भी थे।
अपनी पुस्तक में उन्होंने भारत पाकिस्तान विवादों को प्रस्तुत किया है। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये जो पाकिस्तान के साथ जो विवाद था और जो कन्फेडरेशन विद पाकिस्तान पुस्तक है, ये जब चल रहा था और तो इसे सुलझाने के लिए खुद मौजूद थे। क्योंकि यह एक जर्नल थे, बीएम कौल जी एक जर्नल थे, तो ये इनकी अपनी आप बीती है जो कि पाकिस्तान के साथ जब ये विवाद चल रहा था तो उसे सुलझाने में वहाँ ये भी मौजूद थे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा अरविंद घोष। जी हाँ, लाइफ डिवाइन जो है वह अरविंद घोष की कृति है। और जो लाइफ डिवाइन है वह एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें आत्मा, सृजन, जीवन और मानव विकास की प्रकृति के बारे में बताया गया है। जी हाँ, और ये बहुत ही महान ग्रंथ है भारत में, और काफ़ी लोग जो इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आत्मा क्या है, इसका सृजन कैसे होता है, जीवन क्या चीज़ है और मानव विकास किस तरह से होता है, तो यह अध्यात्म को जानने का बहुत ही बेहतरीन एक जरिया है लाइफ डिवाइन, जो कि अरविंद घोष जी की पुस्तक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार किसकी कृति है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि अज्ञेय जी। जी हाँ, कितनी नावों में कितनी बार जो है वह अज्ञेय जी की कविता संग्रह है, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अज्ञेय जी को अपनी इसी कृति यानी कि कितनी नावों में कितनी बार के लिए ही ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, द डार्क रूम के लेखक कौन है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा आर.के. नारायण। जी हाँ, आर.के. नारायण दक्षिण भारत के काफ़ी फेमस राइटर हैं। आप सभी लोग इनसे परिचित होंगे ही, क्योंकि इनके कहानियों का बहुत सारा सीरीज पहले दूरदर्शन पे दिखाया जाता था, मालगुडी डेज़ के नाम से आता था। तो इस उपन्यास की जो प्रमुख पात्र हैं वो सावित्री हैं, जो अपने पति के द्वारा प्रताड़ित की जाती हैं और बहुत अधिक व्यथित होने पर एक अंधेरे कमरे में चली जाती हैं। जी हाँ, ये जो द डार्क रूम है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस कहानी में क्या हो सकता है। तो इसमें एक जो सावित्री जिनका नाम है, वो अपने पति के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित की जाती हैं और बहुत ज़्यादा जब निराश हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, तो उनके घर में एक डार्क रूम होता है, अंधेरा कमरा होता है। वो वहाँ पे जाती हैं और रोती हैं और सभी चीज़ों को सोचती हैं। ये उसी पे आधारित एक कहानी है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा एडम स्मिथ। जी हाँ, एडम स्मिथ की रचना है वेल्थ ऑफ नेशन। अर्थशास्त्र पर लिखी गई इस पुस्तक में ये बताया गया है कि किसी राष्ट्र में किस प्रकार से समृद्धि और संपन्नता आ सकती है। एडम स्मिथ को आप लोग जानते ही होंगे, इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो ये काफ़ी फेमस पुस्तक है इनकी, एडम स्मिथ जी की वेल्थ ऑफ नेशन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, द वर्ल्ड एज आई सी इट किसकी रचना है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। जी हाँ, ये काफ़ी फेमस पुस्तक है अल्बर्ट आइंस्टीन की, और इस पुस्तक में आइंस्टीन ने जीवन, नैतिकता, विज्ञान, धर्म तथा राजनीति पर अपने विचार प्रकट किए हैं। यह एक तरह से इसमें वो क्या विचार रखते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे होता नहीं है कि हर इंसान की अपनी अपनी एक अलग अलग विचारधारा होती है अलग अलग विषयों पे। तो ये जो पुस्तक है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इसके टाइटल से पता चल रहा है कि द वर्ल्ड एज आई सी इट, यानी कि मैं दुनिया को कैसे देखता हूँ। तो इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी बात बताई है कि मैं जीवन के बारे में क्या सोचता हूँ, मैं नैतिकता के बारे में क्या सोचता हूँ, मैं विज्ञान, धर्म और राजनीति पर मेरे क्या विचार हैं। इन्होंने इसी पुस्तक के माध्यम से उसे व्यक्त किया है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, एयरपोर्ट के लेखक कौन है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा आर्थर हेले। जी हाँ, आर्थर हेले जो हैं वो एयरपोर्ट के लेखक हैं। इस कहानी में आर्थर हेले ने एक महानगर में स्थित एयरपोर्ट का भीषण सर्दियों और तूफान के दौरान संचालन को दर्शाया है। ये इस कहानी को आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप कोई हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं। ये असल में एक महानगर में स्थित एयरपोर्ट के बारे में है, जिसका संचालन किया जाता है बहुत ही भयंकर तूफान और बर्फबारी के बीच में। उसको किस प्रकार से संभाला जाता है, ये उसी के संदर्भ में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मीन कैम्प किसकी जीवनी है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा एडोल्फ हिटलर। जी हाँ, मीन कैम्प तो काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि मीन कैम्प जो है वो हिटलर की उसकी अपनी जीवनी है, तथा इस पुस्तक में
उसने अपने जीवनी के साथ साथ अपनी राजनीतिक विचारधारा को भी प्रदर्शित किया है। यह पुस्तक एक समय ऐसी स्थिति आ गई थी जर्मनी में कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह पुस्तक एक तरह से बाइबिल माना जाता था वहाँ के लिए। यह बाइबिल के समान था, यानी कि प्रत्येक जर्मन वासी को इस पुस्तक को पढ़ना ही पड़ता था और काफ़ी लोग इसे सम्मान भी देते थे जो राष्ट्रवाद विचारधारा से उस समय ग्रसित थे जर्मनी में। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 है, द वंडर डैट वाज इंडिया के लेखक कौन है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि A.L. वासम। A.L. वासम ने इस पुस्तक के माध्यम से भारत की नकारात्मक छवि को ठीक करने का प्रयास किया है। कुछ इतिहासकारों ने इसकी गलत छवि बनाई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब अंग्रेज़ों का शासन आता है तो कई सारे ऐसे अंग्रेज इतिहासकार होते हैं जो भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं और अपने हिसाब से भारत के इतिहास को लिखते हैं। वो भारत के लोगों को मूर्ख कहते हैं और कहते हैं कि यहाँ की संस्कृति बहुत ही गिरी हुई है, यहाँ के लोग बहुत ही असभ्य हैं, इन्हें जीने का तरीका नहीं आता है, और कई सारी चीज़ें उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा जिससे कि भारत के लोगों के अंदर कहीं ना कहीं यह बात घर कर गया कि क्या वाकई वो इतने असभ्य हैं और क्या वो वाकई कुछ अभी तक नहीं जानते हैं कि जीवन कैसे जिया जाता है। तो उस समय काफ़ी लोगों पे प्रभाव पड़ा था इसका। लेकिन जब A.L. वासम अपनी पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया लिखते हैं तो उसमें इन्होंने काफ़ी खूबसूरती से भारत की इसकी संस्कृति और भारत की परंपरा को उन्होंने उभार के हमारे सामने प्रस्तुत किया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स राजनीति पर लिखी गई किसकी रचना है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि अरस्तु। जी हाँ, ग्रीक के महान विचारक अरस्तु द्वारा पॉलिटिक्स में अपने राजनीतिक विचारधारा प्रस्तुत की गई है और यह काफ़ी फेमस पुस्तक है पॉलिटिक्स। यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो उन्हें अरस्तु के विचारधारा तो खूब जानने को मिलेगा। जो सैद्धांतिक किताबें होती हैं जिसमें विभिन्न विभिन्न सिद्धांतों को और विभिन्न विभिन्न विचारकों के विचार पढ़ने का मिलता है, तो उसमें अरस्तु का नाम तो सबसे ऊपर आता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फेयरवेल टू इंडिया के लेखक कौन है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा एडवर्ड थॉमसन। फेयरवेल टू इंडिया के जो लेखक हैं वो एडवर्ड थॉमसन जी हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 है, राजनीति पर लिखी गई चाणक्य की सुप्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि अर्थशास्त्र। जी हाँ, यह संस्कृत में लिखी गई एक ग्रंथ है जिसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति जैसी विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अर्थशास्त्र जो किताब था वह आर्थिक स्थिति पर लिखी गई किताब नहीं थी, बल्कि राजनीति पर और राजतंत्र कैसे चलाया जाए, कूटनीति पर, राजा की क्या जिम्मेदारी होती है, राजा की क्या शक्तियां हैं, राज्य किसे कहा जाता है, इन सभी चीज़ों को इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी फेमस पुस्तक है भारत में और चाणक्य के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं भारत में। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 है, डिसेंट ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा चार्ल्स डार्विन। जी हाँ, इस पुस्तक में मानव के विकासवादी सिद्धांत, मनोविज्ञान, मानव की विभिन्न जातियों में अंतर को दर्शाया गया है। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन बहुत ही बड़े जीववैज्ञानिक थे। उन्होंने कई सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए जीवन के बारे में या फिर स्पीसीज़ के बारे में। तो उन्हीं सब में से एक डिसेंट ऑफ मैन जो उनकी कृति थी, इसमें उन्होंने मानव जाति के बारे में लिखा है कि मानव जाति का आखिर विकास कैसे हुआ और यह किस प्रकार के मनोविज्ञान से कार्य करता है मानव, या फिर मानव की विभिन्न जातियों में अंतर किस प्रकार से है। इन सभी चीज़ों का इसमें उल्लेख किया गया है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 है, डेविड कॉपरफील्ड तथा पिकनिक पेपर्स किसकी रचना है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब है ए, यानी कि चार्ल्स डिकेंस। ये भी काफ़ी फेमस है। यानी कि जो डेविड कॉपरफील्ड है ये तो काफ़ी फेमस कहानी है। यह एक प्रकार का उपन्यास है और डेविड कॉपरफील्ड जो कि एक आशावादी, मेहनती और संकल्पित व्यक्ति होता है, यह उसके चरित्र पर आधारित है। असल में एक व्यक्ति के संघर्ष को दर्शाया गया है कि डेविड कॉपरफील्ड एक छोटा बालक होता है, तभी उसकी माता उसे छोड़ के चली जाती है, उसे दूसरे के घर पे रहना पड़ता है और काफ़ी मतलब मार्मिक कहानी है। जब इस कहानी को आप
असल में एक उपन्यास है, तो इस उपन्यास को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदर से बड़ा ही मार्मिक भावना उत्पन्न होगी आपके मन में। तो काफ़ी अच्छी इनकी कहानी है डेविड कॉपरफील्ड, तो आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए यदि आप लोग को मौका मिले तो। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 है, 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि दंडी। यह एक संस्कृत साहित्य है जिसमें 10 राजकुमारों ने अपनी अपनी यात्राओं के विचित्र अनुभव को दर्शाया है तथा व्यंग्य के माध्यम से तत्कालीन समाज का भी वर्णन किया गया है इसमें। जी हाँ, ये जो दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम, इसमें पता चला है इसके नाम से ही, इसमें 10 राजकुमार होते हैं जो घूमने जाते हैं और उन्होंने अपने जो भी जहाँ पे भी घूमते हैं उस अनुभव को ये शेयर करते हैं इसमें बारी बारी। और इसमें कई सारे व्यंग्य भी किए गए हैं जो समाज के तत्कालीन समाज के बुराइयों को इसमें दर्शाया गया है उन व्यंग्यों के माध्यम से। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 है, चंद्रकांता किसकी रचना है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा देवकी नंदन खत्री। जी हाँ, ये तो काफ़ी फेमस रचना है चंद्रकांता। इसके बारे में तो टेलीविज़न में भी दिखाया गया है, इस पे सीरियल बना था, दूरदर्शन पे इसका सीरियल आता था, काफ़ी फेमस सीरियल हुआ था वो। और यही नहीं, इस पुस्तक को पढ़ने के लिए ऐसे लोग जो हिंदी नहीं जानते थे उन्होंने हिंदी सीखा था। यानी कि यह इतनी खास उपन्यास था, इतना फेमस था उस समय यह उपन्यास, इसे पढ़ने के लिए लोग हिंदी सीखते थे। और इसमें मुख्य रूप से ये जो उपन्यास है इसमें तिलिस्म तथा एआरी को दिखाया गया है। चंद्रकांता इस उपन्यास के हीरोइन है और इसमें तिलिस्म और एआरी को दर्शाया गया है। तो तिलिस्म का अर्थ ये होता है कि ऐसी चीज़ जो हो लेकिन वो दिखाई न दे, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो हो नहीं। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि पजल्स टाइप का जो होता है वो तिलिस्म होता है। जैसे दिखाई नहीं जाता है पुराने कहानियों में कि कहीं आप जा रहे हैं तो कहीं गुफा का दरवाज़ा है, तो उसे खोलने के लिए कोई अलग विधि बनाई गई है, कुछ अलग पत्थर हटाना पड़ेगा या फिर उसका रास्ता कहीं और से रहेगा, वो तो बस दिखावे के लिए रहेगा। तो इन सब चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। और एआरी का अर्थ होता है कि अपने रूप को परिवर्तित करने वाले व्यक्ति, यानी कि पुराने ज़माने में या फिर अभी भी एक तरह से कहा जा सकता है कि यह खुफिया लोग होते हैं जो समय समय पे अपना जो रूप है वो बदल लेते हैं। जी हाँ, मेकअप के माध्यम से अपना अपना रूप बदल लेते हैं और कभी भी ये किसी भी पात्र में आ सकते हैं, यानी कि किसी भी पात्र में यह कभी भी ढल सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 है, द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट किसकी कृति है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डायना मिटफोर्ड। जी हाँ, यह एक आत्मकथा है जिसमें मिटफोर्ड ने अपने अतीत की रंगीन यादों को उभारने का प्रयास किया है। जी हाँ, मिटफोर्ड की यह एक अपनी कृति है, एक आत्मकथा है द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट, जिसमें इन्होंने अपने उस यादों को याद करके लिखा है अपने जीवन के, जो कि बहुत ही शानदार था कभी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ए पैसेज टू इंडिया किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा E.M. फोस्टर। जी हाँ, E.M. फोस्टर जो है वो ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं। इस उपन्यास में 1920 के दशक में भारत में हो रही ब्रिटिश राज तथा भारतीयों के मध्य स्वतंत्रता आंदोलन को दर्शाया गया है। यानी कि 1920 के समय में क्या उथल पुथल चल रहा है, किस तरह की राजनीतिक गतिविधियां भारत में चल रही थी और किस प्रकार ब्रिटिश राज अपने राज्य को स्थापित करना चाहता था, मतलब स्थापित रखना चाहता था लगातार भारत में, और उसे उखाड़ फेंकने का जो प्रयास किया जा रहा था भारतीय नेताओं द्वारा या फिर भारतीय क्रांतिवीरों द्वारा। यह सभी घटना इस कृति में आपको मिल जाएगा। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 25 की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, शाहनामा किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा फिरदौसी। शाहनामा जो है वह फिरदौसी की फारसी भाषा में लिखी गई एक ग्रंथ है जो 636 ईसा पूर्व के ईरानी शासकों का इतिहास तथा ईरान की उपलब्धियों को दर्शाता है। यानी कि इसमें बखान किया गया है कि 636 ईसा पूर्व जो ईरान का जो एक तरह से इतिहास था, वहाँ के राजा कैसे थे और
ईरान ने कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की थी, इन सभी चीज़ों का जिक्र आपको शाहनामा में मिल जाएगा। तो आज के अध्याय के लिए बस इतना ही। हम इसके आगे के प्रश्न को इसके दूसरे भाग में हल करेंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जब इसका दूसरा भाग लेकर आएँ तो इसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।